तो अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर की वजह क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है। अब हमने समझ लिया है तो हम इसको नोट्स बना लेते हैं इस लेक्चर में अच्छी तरह से। फिर एक बार चीजें बन जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो हम जीरो से फिर शुरू कर रहे हैं एक तरह से, अगर बात समझ में आ रही है तो आप लोग ये वाला डायग्राम में फिर बना लीजिएगा, सबसे पहले वाला ये था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर होता है तो हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सपोज ये -q है, ये +q है, तो ये पॉइंट O है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O जो होगा वो इधर को होगा, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर को होगा। अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल बनाता हूँ, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये मिडिल पे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर कोई होगा, और जो P होगा वो भी इधर कोई होगा। भाई इतनी बात समझा रहा था मैं, और ये क्यों होगा ये समझाया मैंने। तो क्यों का जवाब ज्यादा जरूरी है समझना। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो आपको वो तीनों चीजें आ जाएंगी कि दोनों डाइपोल में अंतर भी क्लियर हो गया होगा। क्या इतना समझा पाया मैं ना ये सारी बातें? हाँ। अच्छा, तो इस बात को लिख लेते हैं हम। इफ वी टेक an electric dipole we observe that at the midpoint of dipole electric field and electric dipole moment, electric dipole moment are in opposite direction। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब नई लाइन से लेते हैं। बट we observed that for a magnetic dipole from a magnetic field at the midpoint of dipole is in the same direction of magnetic dipole moment।
तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल आपके पास ये आ गया। अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अब हमें इलेक्ट्रिक से ज्यादा मतलब नहीं है, वो तो मैंने डाइपोल समझाना था तो मैंने समझा दिया। अब मैं लिख रहा हूं वहां पर कि अगर आप ऐसे सबस्टेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, यही पैरामैग्नेटिज्म है। इतना क्लियर है ना आप? हाँ। यस सर। चलिए ठीक हो गया, फिर हम इसको लिखते हैं। when a magnetic field when a magnetic field aligns the atomic dipoles, वो एटम की लेबिलिटी डाइपोल है, in its direction तो टोटल में वो बढ़ जाएगा। लिखिए द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल produces an extra magnetic field. An extra magnetic field in the material और किस डायरेक्शन में होगा? In the direction of applied field. In the direction of applied field. तो क्या होगा? रिजल्टेंट बढ़ जाएगा फिर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड the resultant magnetic field in the material is greater than is then greater than the applied field. तो ये जो टेंडेंसी है किसी मटेरियल की कि जितना उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए उससे एटम खुद भी उस डायरेक्शन में अलाइन होकर नेट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, इस टेंडेंसी का नाम पैरामैग्नेटिक। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उससे अपने एटम्स जो है वो छोटे छोटे वो सब अलाइन हो जाएं और नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। बच्चों में समझा पाया? हाँ। तो नई लाइन से लिखिए इस बात को, डेफिनेशन में लिखा देता हूं आपको। द टेंडेंसी टू इंक्रीज
the magnetic field the tendency to increase the magnetic field due to magnetization magnetization of material is called paramagnetic. तो पैरामैग्नेटिज्म में ये बताना चाहिए हमें पैरामैग्नेटिज्म का ही जो है इंटेंसिटी लेवल बढ़ा दिया जाए, एट एटम के तौर पर स्टडी ना की जाए और बल्कि डोमेन बना दिया जाए, तो वही बड़े ग्रुप के लेवल, वही फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरो नई लाइन से लिखिएगा। अब दूसरे पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम। आप चाहे तो नंबर 2 डाल सकते हैं ताकि पता लग जाए। अच्छा, आप दूसरे पे बात करें। इन सम मटेरियल्स the permanent atomic magnetic moments have a strong tendency वही है बच्चों, स्ट्रॉन्ग पे ध्यान दीजिए। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अलाइन themselves even without any external field, even without an external field. These materials are called ferromagnetic. Called ferromagnetic. फेरो आयरन सबसे पहले मिला इसलिए कहते हैं। निकेल और कोबाल्ट में भी ये फैसिलिटी है, लेकिन मार्केट में आसानी से उपलब्ध होते नहीं हैं, काफी महंगे हैं। आयरन निकेल कोबाल्ट ही है अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इसमें जोरदार बात यह है कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में ही मिलता है, जबकि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हर स्टेट में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस भी। अभी डायमैग्नेटिक बताया नहीं है तो मैं ये वाला पॉइंट अभी नहीं लिखाऊंगा, पहले डायमैग्नेटिक जब एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ बच्चों कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर जैसे मैग्नेट है। आप सोचें कि ये मैग्नेट को हम लोहे को पिघला देते हैं और अब ये मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा दिखाएगा, तो ये दिखाएगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक दिखाएगा। जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है वो सॉलिड स्टेट में ही होता है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर है वो तीनों स्टेट में दिखाया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस में भी तो एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर पूरा समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ता है। हम उतना नहीं समझ पाते हैं, तो हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे।
हम इसको सीधे सरल शब्दों में डोमेन थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन करते हैं बस। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एटम्स कैसे बनाए? एटम्स group themselves in domains. तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा बना लीजिए, ये है, सिंपल बना लो, डायगोनल जैसा बना लीजिए, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, लेकिन हमने सरलीकरण कर दिया। ये पूरा डोमेन है जिसमें सबका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है। इसको ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी ये अनमैग्नेटाइज्ड है, हाँ, कैसा है? अनमैग्नेटाइज्ड। अब एक बार फिर बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ सोच लीजिए। इसमें पोर्शन वो होगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये डोमेन आ गया। ये ऊपर नीचे वाले बना लेते हैं हम, और जो विरोधी हैं उनकी संख्या पाँच है। ऐसा बना लो। आप लिख सकते हैं नीचे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ऐसा हो जा रहा है। तो एटम जो है बहुत बड़ी संख्या में है बच्चों। मैं कह रहा था ना कि 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया में, इतने में लगभग इस रेंज में, लगभग भी कह रहा हूँ, इस रेंज में एटम होते हैं। ये वॉल्यूम बराबर नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग इस रेंज में एटम होते हैं, ये कह रहा हूं। तो एटम्स को ग्रुप के आधार पर स्टडी करना व्यावहारिक है आयरन के मामले में। तो इन डोमेन्स, if we apply external magnetic field, some domains which are aligned with P are increased while rest are reduced। तो जो बी की डायरेक्शन में है वो बढ़ जाते हैं, उनका साइज बढ़ता है। तो इससे टोटल फील्ड, द रिजल्टेंट, बढ़ जाता होगा फिर। द रिजल्टेंट फील्ड इज मच लार्जर कर दीजिए देन द अप्लाइड फील्ड, देन द
applied field. This is the region of ferromagnet. Region of ferromagnetism. उम्मीद है दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। हाँ। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं फिर। मान लेते हैं एक मेरे पास ऐसा सबस्टेंस है जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, और जो ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इंडक्शन होगा, और बहुत सारे जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइनमेंट होगा, लेकिन अपोजिशन भी होगा, लेंज लॉ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड घटने के चांसेस होते हैं कई बार, ऐसे सबस्टेंसेस तो डायमैग्नेटिक। चलिए लिख लेते हैं इस बात, समझ तो हम सारी चीजें रही हैं पहले ही। सपोज the individual atoms of a material do not have a net magnetic dipole moment. A net magnetic dipole moment. ठीक है, ऐसे पदार्थ सब्सटेंस को उठाया हमने और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो हम लेते हैं व्हेन सच अ सब्सटेंस is placed in a magnetic field, dipole moments are induced. Dipole moments are induced induced in the atom कर देते हैं, in the atoms by the applied field. तो फिर अब लेंज लॉ बताना पड़ेगा हमको, लिखिएगा फ्रॉम लेंज लॉ, नई लाइन से कर दीजिएगा। इनका डायरेक्शन अपोजिट होगी। द मैग्नेटिक फील्ड due to the induced magnetic moments, due to the induced magnetic moments oppose the original field, opposes the original field.
So the net magnetic field will be reduced. Such materials are called diamagnetic. Or diamagnetic. चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों, मैं वो बताना चाहूंगा। ये जो मैंने तीसरा वाला लिखा है ना, ये लगभग दुनिया में हर पदार्थ के अंदर होता है। हर एक का मैग्नेटाइजेशन होगा, चाहे वो पैरामैग्नेटिक ही हो। ध्यान से सुनिएगा। तो दुनिया का हर सबस्टेंस डायमैग्नेटिक, दुनिया का हर सबस्टेंस डायमैग्नेटिक है, क्योंकि हर एक में जो ही इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन तो अपोजिट करता है लेंज लॉ। प्रॉब्लम यह है कि कई सबस्टेंसेज ऐसे हैं जिनमें पैरामैग्नेटिज्म भी होता है और वो इसको सप्रेस कर देता है डायमैग्नेटिज्म, और फेरोमैग्नेटिज्म भी यही करते हैं। तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर तो सभी का होगा, भले ही वो डोमिनेंट ना हो, बहुत मजबूत ना हो। जिनमें पैरा और फेरो होते हैं वो इसको दबोच के डोमिनेट कर देते हैं, लेकिन जिनमें पैरा फेरो नहीं है, यही है, बस फिर इसकी वजह से उनको हम डायमैग्नेटिक कह देते हैं। असली बात समझ में आई लास्ट में? हेलो। डायमैग्नेटिक बिहेवियर बच्चों हर मटेरियल का होता है। जिनमें पैरा या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो इसको डोमिनेट कर जाते हैं। जिनमें पैरा या फेरो नहीं है, यही बचा है, तो बस उन्हीं को अब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जबकि ये फीचर तो सब में होता है। लेंज लॉ तो हमेशा लगेगा, लॉ तो सब जगह लगता है ना बेटा। हाँ। तो हर पदार्थ डायमैग्नेटिक होता है। वैसे हम उसे कहते नहीं है क्योंकि बाकी डोमिनेट कर जाते हैं। तो लिख लेना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इंड्यूस्ड, जल्दी कर लेते हैं इसको पूरा, 2 लाइनें हैं बस। मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इंड्यूस्ड in all materials whenever a magnetic field is applied. Whenever a magnetic field is applied. Thus all materials have the property of diamagnetism. नई लाइन से इसी में however अगर इसमें परमानेंट मैग्नेटिक है, however if there is a permanent atomic
permanent magnetic atomic magnet, permanent atomic magnetic moment, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म is much stronger. Much stronger than the diamagnetism. Diamagnetism. तो बच्चों ये पूरे लॉजिक था, क्लियर हो पाया आप लोगों को? हाँ। अब इसमें मतलब वो जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वो प्रॉपर्टीज पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं जब, तो दो तीन चीजें, और क्यूरी लॉ क्या होता है, मैरी क्यूरी ने यहाँ भी एक लॉ दिया है, और दूसरा हम समझेंगे ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। इन मुद्दों को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू।